टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन ये स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यस सर। ओके, सो सबसे पहले लेवल पे इसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। मैंडेटरी जो कि नेम से ही डिक्लेयर कर रहा है कि आपको इस कैटेगरी में फॉल हुए तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। आफ्टर देन हम लोग पढ़ेंगे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन बाय डैश डैश एंड डीम्ड। तो ये सब चीजें हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम आते हैं मैंडेटरी के ऊपर जो मेन है, बाकी डैश 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 सब छोड़ दे रहे हैं, स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे होगा, क्या बेनिफिट्स है, इनको कवर अप कर लिया है। तो मैंडेटरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक लिमिट होती है उसके लिए जो कि रुपीस में गिवन होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रुपीस का जो अमाउंट है वो स्पेसिफिक एरियाज को लेकर के भी है। एज पर द सेक्शन, सेक्शन नहीं ध्यान है आपको आंसर लिखते समय तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर 22 से स्टार्ट तो हो ही गया था। एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू रजिस्टर्ड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सर इसमें जो है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उसका वर्ड यूज किया गया, और साथ में ये अदर स्पेशल कैटेगरीज को छोड़ दिया गया, अदर देन स्पेशल कैटेगरी। तो ये स्पेशल कैटेगरी किस लिए छोड़ दिया गया और कौन से स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, तो बेटा पहले पूरी बात को आप समझिए। जो जीएसटी का एरिया है ये पूरा इंडिया कवर अप करता है, ऑल ओवर इंडिया। हाँ सर इतना तो समझ में आता है कि ये इंडिया को कवर अप कर रहा है। अब इंडिया में अगर हर जगह लिमिट एक ही जैसी रख दी जाए तो जोग्राफिकल कंडीशंस और इकोनॉमिकल कंडीशंस हर एक लिमिट, हर एक एरिया की क्या सेम है, तो आप कहेंगे नहीं सर सेम नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस है। जोग्राफिकल कंडीशंस भी हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस भी हैं, ये सब अलग अलग है। इसमें अगर हम इनको डिवाइड करें इस तरह कुछ पार्ट में, तो कहीं पर पॉलिटिकल कंडीशंस हैं। ये बेटा माइक बंद करो जहां खटखट आवाज हो रही है। अब जहां पर पॉलिटिकल कंडीशन है उसकी बात अगर करी जाए तो जेएनके एक अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल में है जिसकी हम बात कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ स्टेट्स जिनको कन्वर्ट करके लाया गया, तो ये सब चीजें कहाँ दे रखी हैं, ये जो पार्ट है अलग अलग डिवीजन के लिए, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दे रखे हैं, जिसको मैंने पिछली बार भी हिंदी में संविधान दे रखा था कि इन लोगों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट अलग अलग करा जाएगा। सर ऐसा किस लिए कर रहे हैं, उसकी वजह बेटा देखिए कि अगर हिल एरिया है तो हिल एरिया में बिजनेस उतना तो रन नहीं कर पाएगा जितना कि प्लेन एरिया में है, या फिर कोई रिमोट एरिया है तो वहां पर नहीं हो सकता, या फिर कोई एक ऐसा एरिया है जो टेररिस्ट वाले पोजीशन में हो तो वहां भी बिजनेस रन नहीं कर रहा। तो ऐसी जगह पर जहां बिजनेस रन नहीं कर रहा उस जगह सपोर्ट भी करना है और लिमिट को भी मैनेज करना है, क्योंकि बेनिफिट्स देने हैं। सर बेनिफिट्स आप कैसे दे सकते हैं, ये तो अच्छी बात है कि आपने लिमिट जो है बताई कि एक्ट में 40 लाख रखी गई है, ठीक है भाई 40 लाख रखी गई। अब इस 40 लाख के दायरे में ये लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर इनका रजिस्ट्रेशन ना किया जाए, ठीक है। अब इनका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो अच्छी बात है ना, ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में नहीं आ रहे हैं, ठीक। इसीलिए मैंने कल आपको बेनिफिट्स पढ़ाए थे। बेनिफिट्स में आपने देखा था कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बेनिफिट्स कहीं नहीं मिलेंगे, उस बेनिफिट्स के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो अब इस अगर लिमिट की मजबूरी में फंस जाए तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या इन लोगों को मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। इसी वजह से इस कैटेगरी को हम लोगों को समझना जरूरी होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए, द गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट स्पेशल कैटेगरी डैश डैश, ये सारी थ्योरी है, इसको जब पढ़ना हो तो रिवाइंड करके आप इसको देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको समझाने के लेवल पे आता हूं।
इस तरीके से देखिए गिवन है स्पेशल कैटेगरी स्टेट मीन, सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी जो कि कम है उनको हम लोग अलग कर दें। ये स्पेशल कैटेगरी सर कहाँ पर डिफाइन है? मैंने बेटा आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उनमें डिफाइन है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कौन सा आर्टिकल है स्पेशल कैटेगरी के लिए? अभी तो हो सकता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं हो। मोहम्मद वसी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। आपने हैंड रेस किया है। अब यहाँ पर आर्टिकल 279 ए 4G, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी तो सब स्टूडेंट नहीं याद कर पाते, मगर ये भी एग्जामिनेशन के फर्दर आगे पर्पस के लिए बहुत यूज होता है। 279 ए 4G, 4G तो आप लोगों को याद हो जाएगा, 5G 4G करते रहते हैं। 279 जो है ये वाला इतनी इजिली याद नहीं होता। तो 269 मेन था, पहले याद करवाया था एक, उसी के आगे बढ़ करके पहुंच जाइएगा। इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आ रही हैं उनको देखते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड। ये जितने भी एरियाज हैं इनमें अगर आप ध्यान दें तो इन सब में हिल से जुड़ा हुआ एरिया है जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, JNK, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एक्चुअली फॉल अंडर द स्पेशल कैटेगरी, मगर इसमें से सबको नहीं रखा गया है। अब सर इतना पढ़ते पढ़ते दिमाग में आएगा नहीं, तो बेटा मुझे भी लग रहा है कि ऐसे में आप बोर भी हो सकते हैं। तो बेहतर तरीका है इसको आपको बताने का, वो आपको शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। किस तरह से देखिएगा इसको, ये जितना लिखा पढ़ा है उसकी ये प्योर समरी है। ये अगर आप अपनी कॉपी में बना लेंगे तो आपके लिए चैप्टर का पोर्शन और एक्ट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो GST की बात करते हैं, उसी में पढ़ रहे हैं। तो इसमें से G डिफाइन करता है गुड्स को, तो ये बेटा गुड्स की लिमिट के लिए चला गया। S डिफाइन करता है सर्विसेज के लिए। यहां पर रजिस्ट्रेशन जो लोग दोनों या बोथ में कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। देखिए बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। सिर्फ अगर गुड्स हैं तो क्या बात होगी, गुड्स हैं सर्विसेज हैं या दोनों के कॉम्बिनेशन में है तो क्या बात होगी। क्या इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अब जब लिमिट करने की बात कर रहे हैं तो 40 लाख तो आपको याद ही है, तो 40 लाख को बाद में जाते हैं। 40 का आधा करते हैं 20, 20 का आधा करते हैं 10। इसमें से जो स्पेशल कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट हैं उनको देखते हैं। ये स्पेशल कैटेगरी के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट हैं जिनको हमें हेल्प करनी ही करनी है। यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत पीछे है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी बहुत पीछे हैं। तो ये 4 जो स्टेट हैं इनको आपको याद कर लेना होगा, और आसानी आपको इसलिए रहे याद करने के लिए बता दें, अगर इंडिया का थोड़ा सा मैप जिंदगी में कभी भी इस तरीके से अगर देखा होगा तो वो थोड़ा ऐसे होगा, यहाँ लास्ट में थोड़ा ज्यादा चला गया, इस तरीके से थोड़ा लास्ट में होगा। यहाँ पर ये वाला एरिया दिख रहा है लास्ट वाला, यस सर। ये बाउंड्री लाइन है। इसके इधर एक कंट्री है, क्या नाम है उसका? मेरे देशवासियों कुछ इतना सुनो, इसके इधर कौन सी कंट्री है? सर मिजोरम।
मेरे दिल में कभी कभी ख्याल आता है मिजोरम एक कंट्री है बेटा, मिजोरम। चलिए भूल गए होंगे आप लोग। मिजोरम हमारे उत्तर प्रदेश जैसा ही एक स्टेट है, हमारा देश है ये दूसरी कंट्री नहीं है। अच्छा आ जाते हैं इधर। तो जब इधर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर एक नाम पहले लिखा होता है, ऐसे शायद होता है, म्यांमार। म्यांमार आपने नाम सुना होगा, ये तो भले ना यस सर। सुना हो, मगर बर्मा सुना होगा, बर्मा। मैंने मार सुना। तो ये बर्मा जरूर सुना होगा। अगर हिंदुस्तान की पैदाइश है तो आजाद हिंद फौज जब एंट्री करी थी उधर से तरफ से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देश हित की सब बातें हैं। तो ये हमारी एक कंट्री का पोर्शन है जो उधर की बाउंड्री लाइन बनाता है, और उस बाउंड्री लाइन पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही पीछे है। वहां के समय में जब हम बात करते हैं, इसको आपको याद रखना होगा ना इस लिमिट को, तो इसलिए याद रखिए कि जब हम ईस्ट इंडिया की तरफ जाते हैं, ये अंग्रेजों वाली ईस्ट इंडिया नहीं है, ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो बच्चों जल्दी से बताओ यहाँ पर ये सबसे ऊपर जो दे रखा है ये कौन सा स्टेट आता है कोई क्लास में कि सब गायब हो गए? सर हैं। अच्छा तो ये बेटा यस सर। आता है, मैं बता देता हूँ। ये आपका जो स्टेट आता है ये है आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, अच्छा हाँ। हाँ सर याद आया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के अच्छा फौरन बाद कौन सा आता है? सर नागालैंड। बहुत शानदार जा रहे हैं। इसके बाद ये हो गया नागालैंड। नागालैंड के बाद कौन सा आएगा? मणिपुर। त्रिपुरा आएगा। और मणिपुर के बाद कौन सा स्टेट आएगा? मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम के अच्छा बाद कौन सा स्टेट आएगा? त्रिपुरा। कोई नहीं आएगा। नमस्ते, थैंक यू, देश की बाउंड्री लाइन आ गई। करेक्ट। यहाँ पे चार दिख रहे थे इसलिए तुम लोग तरह से त्रिपुरा लास्ट में बोल दिया। तो अब देखिए क्या है इस जगह, समझिएगा कि इसको कैटेगरी तो स्पेशल है ही है, मगर सर जब स्पेशल कैटेगरी है तो नागालैंड को ले लिया, ये हमें समझ में आ गया, मणिपुर को ले लिया, ये समझ में आ गया, मिजोरम ले लिया, ये समझ में आ गया, क्योंकि ये बेटा यहाँ पर म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार वर्मा जो कंट्री है वहां पर इधर से इसकी बाउंड्री लाइन बनाते हैं, और यहाँ पर लाइफ बहुत ही टफ है। ये वास्तव में स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, आप यहाँ जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि लाइफ कितनी टफ होती है। तो इनके लिए स्पेशल कैटेगरी दी गई, और ये 1 2 3 4 स्टेट हो गए। इमीडिएटली बच्चों के मन में नाम बात आती है, सर ये 1 2 3 4 आप बोल रहे हैं, मगर ये भी तो इसके ऊपर है, इसको इस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया? इसकी लिमिट जो है वो 20 लाख क्यों कर दी गई? इसको इसके साथ क्यों नहीं रखा गया? तो बेटा समझिए, अरुणाचल प्रदेश की जो पोजीशन है उसके एक तरफ ये चाइना है, और यहाँ पे जो पोजीशन है वो एरिया और स्टेट भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी बेटर है किनके कंपैरिजन में? ये नीचे के तीन के कंपैरिजन में, इसलिए इनको ज्यादा मदद की जरूरत है। इस ज्यादा मदद की जरूरत में स्टेट आ गया मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। त्रिपुरा कहाँ पड़ता है बच्चों? बहरहाल आप ढूंढ लीजिएगा, वरना ज्योग्राफी की क्लास हो जाएगी। मेरा काम था आपको बताना कि आप लोग कम से कम कुछ चीजें याद रह जाए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। ये सबसे वीकर लॉट थी, इन वीकर लॉट में 4 स्टेट रखी गई। इसके बाद ये मिडिल वाली लॉट है जिसका हाफ पोर्शन रखा गया। ये जितने आप देखेंगे ये सारे के सारे माउंटेन्स वाले हैं, प्लेन स्टेट इसमें नहीं है, मगर यहाँ की पोजीशन थोड़ी सी ठीक है। पहले 4 स्टेट थे, फिर 6 स्टेट आ गए। ये 6 स्टेट कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम। सर ये स्टेट तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर अब लिस्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी का एक आ गया, पुडुचेरी, बहुत ही पीछे है ये। सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड,
बहुत बुरी लाइफ है, मतलब बुरी क्या, बहुत टफ लाइफ है, यहाँ पर आप जाके रह ही नहीं पाएंगे बेटा, ऐसी पोजीशन है। उसी तरह ये मेघालय बारिश वाला एरिया, यहाँ की भी टफ लाइफ है। अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें, पुडुचेरी भी बहुत ही टफ में है, सिक्किम गरीब भी है, बड़ा टफ है। और क्योंकि उत्तराखंड हमसे एकदम बगल में है, तो आप यहाँ की पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ तो रहना भी दिक्कत है, कहाँ आप लखनऊ में रह रहे हैं, तो इस जगह के लिए स्पेशल कैटेगरी 20 लाख की रखी गई। तो अब आपका काम क्या है कि इनको याद कर लेना कि हम लोग किस किस कैटेगरी में 10 को रखेंगे, किस कैटेगरी में 20 को रखेंगे सर, फिर बाकी जो बच जाए उन सबको 40 में ले जाना। अच्छा, मैं अगर एमपी की बात करूं तो एमपी कितने लाख के लिमिट में आएगा? 40 में। 40 में। 40 लाख। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में अब आइए सर्विस के लिए। अगर इन्हीं के साथ ये लोग गुड्स भी यूज करते हैं या दोनों डील करते हैं, तो इसमें 10 लाख की ही खाली लिमिट है, और ये 10 लाख की लिमिट पे ही काम किया जाएगा। तो ये देखिए, इसके लिए कुछ ऐसी कैटेगरी नहीं है। 20 लाख वाली कैटेगरी सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड, इतने एरिया के लिए 6 के लिए जरूरी थी, बाकी ये कॉमन है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। इसको याद करने में भी मैंने आपको कम से कम मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, या आपका नागालैंड मणिपुर मिजोरम सीक्वेंस में, इतना मैंने आपको बता दिया। यस सर। बाकी जो है थोड़ा बहुत आंसर लिखने लायक अपना खुद तैयार कर लीजिएगा। तो ये अब आपके लिए वर्क हो गया। किस चीज के लिए वर्क हो गया? कि जब हमारे पास थ्रेशोल्ड लिमिट दी जाए। अब हम आते हैं जिसपे आप बोर हो रहे थे, उस कंडीशन को पढ़ने के लिए कि क्या ये थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है और हम इसके ऊपर कैसे आंसर लिखेंगे। यहीं से बोर होना शुरू हुए थे। ये देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट मींस स्टेट एज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल 279A, ये जरूर अपने आंसर में लिखिएगा, तो आंसर आपका थोड़ा सा रिच हो जाएगा। आप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? JNK, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल, ये है। मगर इसमें से जो स्टेट्स ली गई हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, JNK, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक्चुअल फॉल अंडर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट मींस स्टेट स्पेसिफाइड इन दिस दिस दिस। अपना आंसर इतना लिख करके आप रेडी कर सकते हैं। किसी बुक से पढ़ रहे होंगे तो जो चार्ट बताया है वो आपके हेल्प कर देगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। आफ्टर देन बाकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतने से आपके कंडीशंस रेडी हो जाएंगे, इतना आप समझ गए हो। तो क्या आगे बढ़े? यस सर। तो 2 लिमिट मैंने आपको बताई, खाली गुड्स के लिए बताया, गुड्स और सर्विस दोनों को लेकर के बताया। यहां पर अब आते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए। पान मसाला टोबैको, याद आ रहा होगा, पान मसाला टोबैको हैजार्डियस टू लाइफ कितने परसेंट? 28%, याद आया? यस सर। यस सर। ठीक। तो यहाँ पर भी कैटेगरी में देखिए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सीक्वेंस से बात करें तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, इन सबको अलग कर दो, बाकी सबको एक जैसे। तो ये 4 आप याद रखिएगा। मगर गुड्स के केस में, गुड्स के केस में ये वाली लिस्ट आपको याद रखनी है। यस सर। बुक होगी उससे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। कौन बताएगा कि जो ये लिमिट बार बार देखी जा रही है, नौचम उत्तर प्रदेश में है, तो ये 40 लाख की लिमिट देखी जा रही है। ये 40 लाख का जो हम लोग बिजनेस करेंगे, टर्नओवर करेंगे, उसके लिए बात हो रही है। इस 40 लाख में क्या क्या काउंट होगा, ये कौन बताएगा? एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है बेटा? सर आप ही बता दीजिए। सुनो, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते समय में जो आइटम सेल करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर। जो हम लोग सेल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई। सप्लाई। अब जो सप्लाई होगी, वो सप्लाई जरूरी है कि सब चीजें टैक्सेबल हो। कुछ ऐसे भी तो आइटम होंगे जो एग्जेम्प्ट होंगे, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यस सर।
तो अगर आपने मान लीजिए एग्जाम्प्ट 20 लाख का किया, 20 लैक्स का, 2L लिख देते 20 लैक्स, और जो टैक्सेबल है इनका आपने 25 लैक्स किया, ठीक। तो अगर दो इतना टोटल बिजनेस किया तो टोटल टर्नओवर आपका कितने रुपए का हो गया? 45 लाख। 45 लाख का जो टोटल टर्नओवर हो गया। तो ये जो टर्नओवर है इसको लेकर के अब आप रजिस्ट्रेशन लिमिट में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अरे कुछ तो बोलो हाँ या नहीं में। सर नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? फिर टैक्सेबल तो 25 लाख है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हम नहीं आएंगे। और हमें सिर्फ इसके लिए इसी को ही देखना है, टैक्सेबल को देखना है, टोटल को हमें नहीं देखना है, एग्जम्प्ट को हमें अलग कर देना है। जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज होंगी उन्हीं को ही काउंटिंग में रखा जाता है। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा है मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, चाहे किसी और किसी भी तरीके से उस पे काम किया गया हो। नोट 1, ए पर्सन शैल बी कंसीडर्ड एज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर और सप्लाई मेड बाय द ब्रांचेस अंडर द सेम पैन। ये सब पहले बता चुका हूँ कि पैन नंबर वगैरह होगा। तो कल आप लोगों ने पैन नंबर वाला वीडियो लेक्चर दोबारा जा करके देखा था? कितने डिजिट का पैन नंबर होता है? सर 15 डिजिट। 15 डिजिट का। कौन बोल रहा है बेटा? अंकिता। अंकिता, वेरी गुड अंकिता, आपका बहुत बेकार आंसर है। पैन जो होता है वो 10 डिजिट का होता है। इसका मतलब कल आपने इसको जा करके नहीं देखा। पिछली वाली क्लास में पूरा वीडियो पूरी रिकॉर्डिंग बताई थी, एक एक चीज दे रखी थी। नगमा बानो, यस सर। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? सर परमानेंट अकाउंट नंबर। कितने डिजिट का होता है? सर 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट का होता है। 10 डिजिट का होता है सर। 15 डिजिट कल की क्लास में मैंने हिंट भी दे करके पढ़ाया था। 1 2 3 4 5 STN होता है। जीएसटीएन जो है वो 15 का है। पैन 10 डिजिट का होता है। एक काम करिएगा, पैन वाला पूरा क्लास पूरा रिकॉर्ड उसमें जितना डेप्थ में दे रखा है उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि हम लोग अगली क्लास में बात कर सकें, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड होगा। बिजनेस के लिए आंसर को एक्सटेंड देगा, क्वालिटी देगा। समझ गए? ओके सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर अब उसके ऊपर बात नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी उसका वीडियो आपको बनाकर दे चुके हैं। अच्छा, अब सर क्या रजिस्ट्रेशन के लिए हमें यही ध्यान देना है, थ्रेशोल्ड लिमिट, या हम किसी और तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो देखो, रजिस्ट्रेशन विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट, इनके लिए हमको लिमिट नहीं देखनी है। किन किन के लिए अगर हम बात करें, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इवन इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर इज बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। किन किन लोगों के लिए नहीं देखनी, उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। नंबर 1, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। एग्जाम्पल जल्दी से आप बताइए, इसका क्या मतलब है? पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। सर अगर वो इंटर स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं जैसे कि जैसे MP और UP। बिल्कुल ठीक, स्टेट आपका बदल गया, मतलब इसमें IGST आ गया और सेंटर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। पहला पॉइंट। दूसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, ये कौन? हाँ या नहीं?
अगर नहीं आता है तो नो बोल दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। तो मैं बता दूं, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। सर नहीं पता। तो कैजुअल जो टैक्सेबल पर्सन है इनको समझिए, ये पर्सन रेगुलर रूटीन बिजनेस नहीं करते हैं। ठीक, कल को ये किधर निकल जाए क्या हो जाएगा, और अगर ये टैक्सेबल सप्लाई में डील करने लगते हैं तो इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके, यस सर। नेक्स्ट, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। याद आ गया कि एक एग्जांपल दिया था कि परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, रिवर्स चार्ज उसको Yes, पे करना पड़ेगा। यस sir. सर। रिवर्स चार्ज वालों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर लिमिट तो 10 ही लाख की हमारी है, कोई मतलब नहीं, आप स्पेसिफाइड हो गए, रिवर्स चार्ज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई तो आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। शायद आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है। यस Yes, सर। sir. याद करो, नॉर्मल चार्जेस, रिवर्स चार्जेस पढ़ाया था, यस सर। थर्ड वाला E-commerce. पॉइंट था। तो ये जो ऑपरेटर होगा उसको रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा। फिफ्थ, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, इसको तो हर हालत में ध्यान देना है। सर इसको आप हर हालत में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंडियन नहीं है, ये भारतीय नहीं है, ये बाहर यस का सर। है, गायब हो जाएगा। अगर हम 40 लाख की लिमिट का इंतजार करने लगेंगे तो 10 लाख का काम करके जिस पर टैक्स देना चाहिए था दोबारा इंडिया आएगा ही नहीं, भाग जाएगा। तो क्या करेंगे आप ऐसी कंडीशन में, तो जो जितना जहां मिले वहीं पर उसको पकड़ लो। तो यहाँ पर जितने पॉइंट आप देखेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा कि इनके ऊपर चांसेस 40 लाख के नीचे के भी ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, और ये भाग ना जाएं इसलिए इनको कंपलसरी कर दिया जा रहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट के बिना भी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। नेक्स्ट, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर 51 TDS। जनरली ये गवर्नमेंट वाला आता है, TDS जो है गवर्नमेंट ही TDS वाले में GST में लेती है, तो वो रजिस्टर्ड होते हैं। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, यहाँ पे जो लोग डील करने जा रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेवेंथ, नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ क्या लिखा दिख रहा है सेवेंथ में आप लोगों को। Person who supply goods or services or both on behalf of other taxable person, whether as an agent or ये otherwise. हाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, चाहे वो आप एजेंट की तरह काम कर रहे हो या उसके पार्टनर की तरह काम कर रहे हो, डील उसी को करनी थी मगर कर आप गए और वो बंदा टैक्सेबल है, तो इसलिए फिर आपका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ITC जो बताया था उसको जो लोग इन्वेल करना चाहेंगे उनके लिए। 9, पर्सन हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विस बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर 9(5) दो द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कहने का मतलब है कि इतने सारे पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे, भले ही आप इन सबको रट एग्जैक्टली नहीं पाते हैं, मगर आइडिया तो हो गया कि ये वो पर्सन्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। फिर धीरे धीरे इनकी गहराई बढ़ जाती, गहराई होने का मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसके अंदर भी कई वैरायटी हो गई, तो उनको अलग अलग कर लोगे तो पॉइंट तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा। मगर तुम्हें ऊपरी सतह पर समझ में आ गया होगा 10 पॉइंट तक का कि किन किन का रजिस्ट्रेशन होना है बिना लिमिट देखे, बताइए। Yes, sir. ठीक, तो अब इससे ज्यादा जो ये पार्ट हैं इन पॉइंट्स को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, आप पढ़ लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब सर थोड़ा सा अगर इसके ऊपर भी हम ध्यान दे लें कि उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, या हम क्यों ध्यान दे लें कि जिनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, बात समझना। अगर हम ये जान जाएं कि ये दिन, इसे दिन कहते हैं, तो अगर रात हम रिकॉग्नाइज नहीं भी कर पा रहे होंगे, हमने कभी नहीं देखा, मगर हम दिन जानते हैं, तो डे का जस्ट अपोजिट नाइट नहीं हो जाएगा। यस सर। हम अगर हेड को पहचानते हैं, भले टेल हमने नहीं देखा, तो हम कह देंगे कि जो ये टेल है, थोड़ी बुद्धि लगानी होगी। उसी तरीके से
अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि किनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो अगर जिनको नहीं है ये रिकॉग्नाइज कर लोगे तो बाकियों को है। आगे बढ़े। Yes, sir. इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं फटाफट बता देता हूं आप लोगों को। नंबर 1, सप्लायर ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई, मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, जिसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, वो जरूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं। क्लियर। दूसरा, Sir. हमारा देश एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। सर मतलब किसान गरीब है ना, उसकी हमें हेल्प करनी है। ध्यान देना, जिन जिन की हेल्प करनी, प्रमोट करना है, उनको छोड़ा जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स, पर्सन इंगेज इन सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स मेकिंग inter-state supply are exempt from registration if the aggregate value of all their supply on all India basis is less than 40 lakh dash dash dash। सर ये तो 40 लाख में वैसे ही रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे 40 20 10 में। हाँ बेटा, मगर ध्यान दो, इंटर स्टेट सप्लाई में अगर इंगेज हो गया तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था कि नहीं कराना पड़ता था। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझो। एक बंदा है, उसने 10,000 के हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाए और उसको उसने यूपी का था, यूपी में ही सेल कर दिया, तो बताओ क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी? No, sir. अब यही गुड्स उसने एमपी में जाकर के सेल कर दिए तो आप तुरंत कहेंगे सर ये तो इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट जैसे ही होगा वैसे ही उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मगर Yes, यही sir. ध्यान देना है, इंटर स्टेट तो है मगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, नहीं। 40 लाख के ऊपर ना हो तब तक। अदरवाइज तो क्या था कि अगर 40 लाख के नीचे भी है और अगर इंटर स्टेट हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। हैंडीक्राफ्ट वालों को छूट दे रखी है। नेक्स्ट, जॉब वर्कर, ए जॉब वर्कर विच टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख आर एग्जेंप्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जैसे इनके ऊपर बताया गया है इनके लिए। सर ये जॉब वर्कर हैं कौन से? जो छोटे छोटे काम करते हैं। देखो, द एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू ज्वेलरी, हम ज्वेलरी में डील करते हैं, इन सब में हम जॉब वर्कर हैं, आप थोड़ी जॉब वर्कर में आ जाएंगे। ज्वेलरी तो बड़े लोगों का काम हो गया। और किनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है? सर कुछ ना आए, एक आंसर तो हमको पता है। क्या आंसर एक हमको पता है जो हम बता सकते हैं? 40 लाख के नीचे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। पर्सन Yes, sir. मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इफ लेस देन 40 lakhs। बहुत ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूं, सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही है। Yes, sir. अगर आप 38 lakhs के गुड्स डील करते हैं, एमपी महाराष्ट्र में जाकर सेल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मगर सर्विसेज अगर हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर, उसके लिए 20 लाख की लिमिट आपको पता ही है कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख की लिमिट है। पर्सन हु सप्लाई सर्विस सप्लाइंग दो ई कॉमर्स ऑपरेटर आर नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर सर्विस से रिगार्डिंग बात है, ठीक है सर। यहाँ पर भी सर सर्विस से रिगार्डिंग बात है, ठीक है सर। मगर फिर ये रुपए का डिफरेंस किस तरीके से? जो टॉप वाली बात है वो इंटर स्टेट की बात ली जा रही है, आईएस मतलब इंटर स्टेट यहाँ पर लिखा, और सेकंड वाले में ई कॉमर्स को ऐड किया जा रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब आप सब लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर को बहुत ढंग से पहचानते होंगे, सर ठीक। ये वो बंदे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। सर्विस प्रोवाइडर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट है नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। सर इसका क्या मतलब? जिससे गवर्नमेंट खुश हो जाए उसको नोटिफाइड कर दे कि ये लोग एग्जम्प्ट हैं, ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। मैं समझता हूं कि अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाली बात समझ में आ गई होगी थ्रेशोल्ड लिमिट के थ्रू। अच्छा, इसी पे ही अभी ये छोटा सा ही है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। क्या होता है वॉलंटरी? ए पर्सन दो नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 20 to 24 may get himself registered voluntary and all provision of CGST Act 17 are applicable to the registered person shall be apply such person। तो हम लोगों ने आज दो बातें करी। सर दूसरी कहाँ बताई वॉलंटरी? बेटा बताई तो वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है कि अपने मन से अगर किसी का मन करे
कि नहीं भाई हमें रजिस्ट्रेशन करा लेना है, कोई दबाव नहीं है, तो वो सब किस में आ जाएंगे, वो सब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो आज हम लोगों ने दो चीजें कवर अप करी, एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, एक वॉलंटरी। सर वॉलंटरी फिर, हाँ बेटा इतना ही है वॉलंटरी, बस इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाकी सब चीजें मैंडेटरी ले जाता है। मैंडेटरी में आपको टिपिकल पॉइंट पढ़ना था। मैंडेटरी में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक तो थ्रेशोल्ड लिमिट ही पढ़ लिया। Yes, sir. इसके बाद हम लोगों ने मैंडेटरी में पढ़ा कौन कौन एग्जाम्प्ट है जिनको नहीं कराना है, Yes, sir. और क्या पढ़ा था, So, who are compulsory for registration? रजिस्ट्रेशन जो है इनको कंपलसरी पढ़ रहा है। तो देखो मैंडेटरी में हम लोगों ने पहले पॉइंट ए पढ़ लिया था, ए एक पॉइंट हो गया इसका ए, जिसमें रजिस्ट्रेशन जो लिमिट के अकॉर्डिंग था, लिमिट आपको बता दी थी, एक चार्ट दिखा दिया था। सर कौन सा चार्ट, अरे जिसमें स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी बताए थे कि नहीं बताए थे, ये वाला। यस सर। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड लिमिट के थ्रू पार्ट करने के लिए, जिसमें गुड्स भी था, सर्विस भी था, और दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो गई थी। ये पहली चीज बताई थी जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। ये देखो पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, पॉइंट नंबर बी रजिस्ट्रेशन है मगर थ्रेशोल्ड लिमिट की जरूरत नहीं है, कंपलसरी, जिसके लिए देसी भाषा में आप वर्ड समझ रहे हैं। ओके Yes, sir. फिर सी, किनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, ए बी और सी, बस खत्म, तीन ही पॉइंट इसमें देखो आपने पढ़े आज। तो थ्रेशोल्ड लिमिट पे अपने आंसर कॉपी पे अगर आप रेडी करके रखेंगे तो आपके लिए भी आसान रहेगा। और यहाँ पर मैंडेटरी में मैंने दिखा भी दिया कि तीन पार्ट आपके मैंडेटरी की हैं, ए जो थ्रेशोल्ड लिमिट की वजह से होंगे, बी जिनके ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है मगर तब भी रजिस्ट्रेशन कराना है, सी जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, और वॉलंटरी। कंप्लीटेड। Yes, sir. अब बस दो बचे हैं, ये दोनों अगली बार